Hello everyone, welcome to Mehra classes. I am खुशी यादव, योर लॉ एजुकेटर। और आज हम लोग जो है एमपीपीएससी सेट का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ लॉ का पोर्शन क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्जाम आने ही वाली है, आ चुकी है डेट्स। और आप लोगों के लिए आखिरी टाइम पे ये समझना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा कि अब हम तैयारी कैसे करें, क्या करें। तो ये टाइम होता है रिवीजन का, और रिवीजन के लिए अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा। और सिर्फ हम प्रीवियस ईयर के पेपर ही नहीं, उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो छोड़कर उसी का दूसरा कॉन्सेप्ट जो आप पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें करने वाले हैं। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और एंड तक जरूर देखिए। हो सकता है आप आधा पोर्शन देखिए और लास्ट का छोड़े और उसी से कोई क्वेश्चन आ जाए। एक एक नंबर जो है एग्जाम में बहुत जरूरी होता है, ये वैल्यू आप लोग ही समझ सकते हैं। सो थैंक यू, बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन, उसके अंदर ये कहते हु साइड दैट, किसने दी है ये डेफिनेशन। टू stick to establish a single satisfactory definition of law is to stick to confined jurisprudence within a straight jacket from which it is continually striving to escape। मतलब क्या हुआ कि किसने कहा ये कि एक डेफिनेशन जो सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन है लॉ की, किसने दी है ये। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, वो ये बोलती है कि जुरिस्प्रूडेंस को हम कन्फाइन करने की करते हैं, ठीक है, बांधने की कोशिश करते हैं, कन्फाइन करने की कोशिश करते हैं स्ट्रेट जैकेट के अंदर, फ्रॉम विच इट इज कंटिन्यूअली स्ट्राइविंग टू एस्केप, जिसमें से लॉ जो है कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी डेफिनेशन क्यों दी गई लॉ की, क्योंकि जुरिस्प्रूडेंस जो है वो स्टडी ऑफ लॉ है, लॉ की स्टडी है, ठीक है। और जुरिस्प्रूडेंस या फिर लॉ जो एक बहुत वास्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक नहीं है। उसको करने के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि लॉ सिर्फ ये है, एक पर्टिकुलर चीज को हम लॉ नहीं बोल सकते, उसकी डेफिनेशन जो है बहुत बड़ी होती है। किसी एक पॉइंट पे हम ये नहीं बोल सकते कि बस यही होगा, ठीक है, एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। इसलिए अभी ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये दी थी हमको कीटन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जुरिस बिलोंग्स टू हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। तो जॉन ऑस्टिन है क्या, नहीं। जॉन ऑस्टिन कौन से स्कूल से है, एनालिटिकल स्कूल से है। सर हेनरी मैन, हाँ, ये हमारे कहाँ से, हिस्टोरिकल स्कूल से। रॉस्को पॉन्ड और ऑगस्ट कॉम्टे कहाँ से, ये सोशियोलॉजिकल स्कूल से। हम जब आगे जुरिस्प्रूडेंस कंप्लीट करेंगे तो हम देखेंगे कि कहाँ से, सोशियोलॉजिकल स्कूल से है। तो हिस्टोरिकल से कौन है, सर हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये जो बुक है ये किसने ऑथराइज की है, किस, ठीक है, इसके ऑथर कौन है, ठीक है। क्या है बुक, जिसके अंदर उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है मॉरलिटी और लेजिस्लेशन के प्रिंसिपल्स का, तो ये कौन थे, बैंथम थे। बैंथम ने ये बुक दी है, ठीक है। Next question, question number 54. Who has contributed the set of legal relationship represented in the given tabular depiction? अभी ये जो एक आप डायग्राम देख रहे हैं दो, ये दोनों डायग्राम्स के थ्रू इन्होंने समझाया है, ठीक है। तीन चीजें समझाएंगे, क्या क्या, ये जूरल रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी ये ऑपोजिट की बात करते हैं, कोरिलेटिव की बात करते हैं, और कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करते हैं। तीन चीजों की ये बात करते हैं इतने से डायग्राम में, ठीक है। अब कौन करता है, पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं। हॉफेल्ड जो है, उन्होंने ये दो डायग्राम मतलब 8 प्रकार के बताए हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी और ये सब क्या होता है हम बताते हैं। तो राइट जो है, इसका ऑपोजिट क्या है, नो राइट, ठीक है। राइट का अपोजिट क्या है, नो राइट। ऐसे प्रिविलेज का क्या होगा, ड्यूटी, ठीक है। पावर का क्या होगा, डिसेबिलिटी। इम्यूनिटी का क्या होगा, लाइबिलिटी।
ठीक है, ये क्या हो गए हमारे जूरल ऑपोजिट, मतलब एक चीज होगी तो दूसरी नहीं होगा। किसी के पास राइट है तो ये नहीं बोल सकते नो राइट। ठीक है, प्रिविलेज है किसी के पास तो ड्यूटी नहीं होगी, कोई एक चीज होगी है। फिर हम बात करते हैं कोरिलेटिव। अब कोरिलेटिव जो है वो राइट का कोरिलेटिव क्या है, ड्यूटी। वर्टिकली चलते हैं ये, ठीक है, ये जो वर्टिकली है तो ये क्या हो गया, राइट का हो गया ड्यूटी, प्रिविलेज का हो गया नो राइट, पावर का लाइबिलिटी, इम्यूनिटी का डिसेबिलिटी। ऐसे ही वाइस वर्सा भी चलेगा, डिसेबिलिटी का इम्यूनिटी, लाइबिलिटी का पावर, ठीक है, नो राइट का प्रिविलेज, ड्यूटी का राइट। ये तो ये सारे हमारे क्या है, कोरिलेटिव्स है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे इन्होंने पूछा है किसने दिया है। मोस्टली ये एक क्वेश्चन बनता है ये जूरल रिलेशनशिप से। कभी कभी वो पूछ लेते हैं किसी का भी, जैसे पावर का जूरल ऑपोजिट क्या होगा, तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था डिसेबिलिटी होगा, या फिर पावर का कोरिलेटिव क्या होगा, तो लाइबिलिटी होगा। अब हम देखते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो जो दिख रहा है हमें वो सब। राइट का क्या होगा कॉन्ट्राडिक्टरी, प्रिविलेज, पावर का इम्यूनिटी, ड्यूटी का नो राइट, लाइबिलिटी का डिसेबिलिटी। ये क्या होता है हमारा, कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे हर चीज के। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बनता ही है। तो इस टॉपिक को, जूरल रिलेशनशिप को यहाँ समझ नहीं आया हो तो डिटेल वीडियो में पढ़ लेना मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। This theory rests on the proposition that only human beings can have interest और rights। क्या बोल रही है कि ये जो थ्योरी नीचे दे के रखी है तो इनमें से कौन सी थ्योरी ये बोलती है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास क्या होता है, इंटरेस्ट और राइट होता है, एंड दैट अ कॉर्पोरेशन इज नॉट ओनली अ लीगल डिवाइस और फॉर्मूला। तो एक कॉर्पोरेशन जो होता है ओनली अ लीगल डिवाइस और फॉर्मूला, वो सिर्फ एक लीगल डिवाइस या फॉर्मूला है जिसको इनेबल करते कॉम्प्लेक्स जूरल रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो ये कहाँ किस में देके रखा है, ब्रैकेट थ्योरी। ब्रैकेट थ्योरी क्या बोलती है, ह्यूमन बींग्स के पास ही राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती है, इंटरेस्ट होते हैं, और कॉरपोरेशन जो है, कॉरपोरेशन पर्सनालिटी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जो है वो हम कुछ लोगों को, ठीक है, कुछ ह्यूमन बींग्स को इकट्ठा करते हैं और उस पे एक लगा देते हैं ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट का हम क्या रख देते हैं, कॉर्पोरेट पर्सनालिटीज का एक डेजिग्नेशन दे देते और उसको एक नाम दे देते, जैसे एबीसी कंपनी हो गया। ठीक है, ये इसको हमने क्या दिया, नाम दे दिया एबीसी। तो अब ये पूरी एबीसी है, पर ये एबीसी जो है कंपनी, इसके कोई राइट नहीं होते, इंटरेस्ट नहीं होता, किसके होते हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स, इनका, इनका और इनका। और इसको हम जब चाहे, ये जो ब्रैकेट है ना, इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, हटा भी सकते हैं, इसकी भी, इसके अंदर एक डॉक्ट्राइन है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या बोल, सिर्फ यू इंटरेस्ट और राइट्स होते हैं, किसमें देख करके रखा है, ब्रैकेट थ्योरी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 56। हु सेड दैट possession consist of two ingredients? इस, ये जो इन्होंने ऑथर्स के नाम लिखे हैं, इनमें से कौन है जिन्होंने बोला है कि possession दो इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है, किस किस से, कॉर्पस पजेसनेस और एनिमस डोमिनी। ठीक है, दो चीजें, ये पहली हो गई कॉर्पस पजेसनेस, दूसरा एनिमस डोमिनी। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है आपका, पजेशन बनता है। किसने बोला था, ये बोला है हमारे सेविग्नी ने। अब सेविग्नी ने क्यों बोला है, कॉर्पस पजेशनेस जो है वो इफेक्टिव कंट्रोल, मतलब अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है और वो मैंने अपने किसको देकर रखी है, एजेंट को या सर्वेंट को देकर रखी है। अब पजेशन किसका है, सर्वेंट का है, मैं बाहर हूँ, ठीक है, कहीं और गई हूँ, बाहर गई हूँ, फॉरेन में हूँ, या फिर मैं घर पर नहीं हूँ, तो पजेशन किसके पास है, पजेशन मतलब जिसके हाथ में कब्जा, जिसके हाथ में कोई चीज है, तो वो किसके पास है, सर्वेंट के पास है ना, नौकर के पास है। पर कंट्रोल किसका है वहां पे, मेरा ही है, इफेक्टिव कंट्रोल किसका है, मेरा ही है। तो कॉर्पस पजेसनेस में हो गई। और एनिमस डोमिनी कौन हो गया, वो हो गया जिसके होल्ड में वो प्रॉपर्टी, इंटेंड टू होल्ड एज ऑनर। अब जब तक मैं वहां नहीं हूँ, इफेक्टिव कंट्रोल में ही रहा है, पर जब तक मैं वहां नहीं हूँ, वहां जो भी आएगा सारे डिसीजंस कौन लेगा, मेरा सर्वेंट लेगा। तो वो इंटेंट, उसका इंटेंट कैसा है कि होल्ड कर रहा है, जैसे कि ऑनर ही हो, सारे डिसीजंस वो लेगा।
आगे क्या बोलते हैं, द परमानेंट लॉस ऑफ वन और द अदर ब्रॉट द पोजीशन टू एंड। तो अगर परमानेंट लॉस एक का होता है फर्स्ट का, तो दूसरे का अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर मेरे पास ही वो चीज नहीं रही किसी वजह से, तो मेरा जो सर्वेंट है उसका पोजीशन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये किसने समझाया है, ये सेविग्नी के वर्ड्स हैं। आई होप समझ आ रहा होगा, ऑल क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, केस एसबी वर्सेस वाइट। ये केस सभी ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ठीक है। स्टोरी याद सबको होगी। प्लेंटिफ जो है वो रॉन्गफुली रोका जाता है, ठीक है। प्लेंटिफ को रोका जाता है रॉन्गफुली डिफेंडेंट के द्वारा, किस चीज के लिए, वोट डालने के लिए, ठीक है। इलेक्शन में वो वोट डालने जा रहा होता है प्लेंटिफ, उसको रोका जाता है रॉन्गफुली। किसके द्वारा रोका जाता है, डिफेंडेंट कौन होता है, तो एक ऑफिसर होता है इन अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो जब वो वापस आ रहा होता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ऑफिसर, तो वो रोक लेता है, ठीक है। अब उसके रोकने के बावजूद प्लेंटिफ जिस पार्टी को वोट देने जा रहा होता है, वही पार्टी क्या होती है, इलेक्शन में सक्सेसफुल होती है, जीतती है, ठीक है। तो अब क्या कोई डैमेज हुआ है, कोई लॉस हुआ है, अगर वो वोट और डालता तो कुछ और होना था, नहीं। तो भी क्या होता, वही पार्टी जीतती जिसको वोट डालने जा रहा था प्लेंटिफ, और नहीं दिया वोट तो भी कौन जीता, वही पार्टी जिसको ये वोट डालने जा रही थी, एसबी, प्लेंटिफ एसबी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई आपका क्या नहीं हुआ है, डैमेज नहीं हुआ है, पर क्योंकि वोट डालना आपका क्या था, लीगल राइट था, क्या था, लीगल राइट। अब लीगल राइट का जब वायलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंजरी। तो इंजरी विदाउट डैमेज, इंजुरिया साइन डायनामिक्स का आंसर है। इंजरी तो हुई है पर क्या नहीं हुआ है, डैमेज नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी हमें क्या होगा, यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा। ये केस कौन सा था, एसबी वर्सेस वाइट। हु propounded द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लॉ। ये तीन जो थ्योरी देके रखी है लॉ की, वो किसने दी है। द लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस, डॉक्ट्राइन ऑफ द क्लास, कैरेक्टर ऑफ लॉ, डॉक्ट्राइन नॉन एज विदरिंग अवे ऑफ लॉ। ये तीनों चीजें किसने दी है, कार्ल मार्क्स ने। इकोनॉमिक फोर्सेस हो गया, क्लास कैरेक्टर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें कौन देखता है, कि कार्ल मार्क्स। उसका आंसर कार्ल मार्क्स है, ठीक है। Next question, question number 59. A justice which is concerned with the just distribution of resources, opportunities, privileges in the society, as well as wages, profits, housing, medical care, वेलफेयर स्कीम्स मीट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज नॉन एज। अब ये बोल रहे हैं जस्टिस इज कंसर्न, मतलब जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी आसपास के रिसोर्सेस है उस सबको क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उसको भी जस्ट, मतलब सभी को इक्वली मिले, अपॉर्चुनिटीज हो गए, प्रिविलेजेस हो गए, वेजेस हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, हाउस हो गए, मेडिकल केयर, ये सारी चीजों के लिए आप ऐसी स्कीम्स निकालते हो कि वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस सबको इक्वली मिले। तो ये कौन सा हो गया आपका, तो पॉलिटिकल जस्टिस तो होगा नहीं, आप सोसाइटी का वेलफेयर कर रहे हो, कंपनसेटरी जस्टिस भी नहीं होगा, कौन सा होगा, सोशल जस्टिस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, whose main function is to provide protection to women against atrocities and also arranges counseling for women to solve their problems। अब ये बोल रहे हैं कि किस, ये जो इन्होंने नीचे दे के रखी अथॉरिटीज, इसमें से कौन सी अथॉरिटी है जिसका क्या काम है, तो वुमेन के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज होती है, मतलब अत्याचार होते हैं, उसके खिलाफ ये काम करते हैं, या फिर काउंसलिंग भी करते हैं वुमेन्स की, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। कौन करता है, लोक अदालत करती, क्या नहीं, लोक अदालत पर्टिकुलर सिर्फ वुमेन्स के लिए काम नहीं करती, सबके लिए करती है। हेड ऑफ फैमिली तो सिर्फ वुमेन्स के लिए होते, क्या वो नहीं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। अब ये जो है आपको समझ आता है सीधा सा कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वुमेन्स के लिए काम करेंगे। यहाँ तो आपको आंसर यहीं से दिख रहा था, जिसने भी गलत लगाया था उसके लिए। In which case Supreme Court of India held that preamble is the part of
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुझे नहीं लगता इसको समझाने की भी जरूरत है, आंसर पूछने की जरूरत है। केशवानंद भारती, जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि केशवानंद भारती में क्या बोला गया है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है। हु डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। अब किसने डिफाइन किया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन को इस तरीके से कि जितने भी लॉ किससे रिलेटेड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से रिलेटेड है वो सारे हो गए। ठीक है। और सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि क्या डिसाइड करती है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है उनकी शक्तियां या ड्यूटीज जो भी डिसाइड करता है लॉ, वो भी क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा। तो ये डेफिनेशन तो आपको समझ आई, पर डेफिनेशन दी किसने थी, तो ये जेनिंग्स ने दी है, जेनिंग्स ने दी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, कॉरपोरेशन टैक्स कम्स अंडर, किसके अंदर आता है, कॉरपोरेशन टैक्स यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है। Question 64, on what ground provisions of Article 19 of Indian Constitution can be suspended during emergency? अब किस ग्राउंड पे आर्टिकल 19 को क्या करते हैं हम, सस्पेंड करते हैं। तो हमने आर्टिकल 358 सबने पढ़ा होगा, आई होप, है ना। 358 आर्टिकल क्या बताता है, ग्राउंड्स बताता है कि कब आर्टिकल 19 को हम, जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रहती है, ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे हम आर्टिकल 19 में जितने भी राइट्स हैं उन सबको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता। किन चीजों के लिए किया जाता है, तो पहला होता है आपका सिक्योरिटी और दूसरा होता है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है। आपका जब भी युद्ध हो रहा है या बाहर से कोई खतरा है तो आपको बोलने का अधिकार, ये सारे जितने भी आपका फ्रीली आप मूव कर सको, ठीक है, ये जितने भी आर्टिकल 19 में देके रखे वो आपके राइट्स रिमूव कर लिए जाते। कहाँ दिया है, आर्टिकल 358। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इमरजेंसी पढ़ लेना, नेट के लिए भी पढ़ लेना। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मीन्स, जुडिशियल रिव्यू कर रहा है किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का। ठीक है। कौन करता है, तो अब जुडिशियल रिव्यू से ही समझ आ रहा है, न्यायिक पुनर्विलोकन। तो अब ये कौन करेगा, रिव्यू मतलब क्या होता है, मतलब फिर से देखना। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, किसी पुलिस ने कुछ कर दिया है, ठीक है, कोई भी गलत एक्शन ले लिए गए तो उसका रिव्यू कौन करेगा। तो अब न्यायिक पुनर्विलोकन है तो पुनर्विलोकन करा किसके द्वारा जाएगा, न्यायपालिका। रिव्यू कौन करता है, जुडिशरी करती है, हमेशा जुडिशियल रिव्यू कौन करता है, जुडिशरी करती है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस मनी बिल, मनी बिल कहाँ पे, आर्टिकल 110 में डिफाइन है। आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू व्हाट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं भूलना है। ठीक है। टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट बॉडीज है, ये एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगी। Which among the following languages not included in the eighth schedule? eighth schedule बात करता है लैंग्वेजेस की, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर कितनी लैंग्वेजेस है, टोटल 22 लैंग्वेजेस है। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस दी हुई है। तो उस 22 लैंग्वेज में इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं दी गई है, ये पूछ रहे हैं। कौन सी नहीं दी है, इंग्लिश नहीं दी है। ठीक है, 22 स्टार्टिंग से नहीं थी, अभी अभी 92nd अमेंडमेंट से, याद रखना सभी। 4 लैंग्वेजेस जुड़ी है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये लैंग्वेजेस अभी जुड़ी है 92nd अमेंडमेंट से। ये चीज आप याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है आगे एक क्वेश्चन। और इंग्लिश जो इसमें नहीं है, इसमें कौन सी लैंग्वेजेस आती है, सारी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं थी, है ना, वरना आप सोचेंगे इंग्लिश पूछ लिया तो हम सारी की सारी 22 लर्न कर ले,
कि दोबारा कोई और पूछ सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एक जनरल सी बात है कि हम इंडिया के लैंग्वेजेस की बात करें तो जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ठीक है, और जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस होती है वो सारी लैंग्वेजेस जो है इसमें देकर रखे। इंग्लिश हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक है, अदर कंट्रीज की हो सकती है पर हमारे यहाँ की नहीं है, ठीक है, तो ये इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, which article of Indian Constitution contains the provision regarding the removal and suspension of the member of Public Service Commission? कौन सा सेक्शन को, सॉरी, कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि आपके जो पीएससी के, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स है, उनको रिमूव और सस्पेंशन किन ग्राउंड्स पे किया जाएगा, सस्पेंशन किन ग्राउंड्स पे किया जाएगा, ये बताता है आपका आर्टिकल 317, ठीक है, ये आपको क्लियर करता है कि किन ग्राउंड्स पे रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, आर्टिकल 371 बी कंटेंट स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ। अब देखो 371 बी की बात करें, फोकस, ठीक है, 371 बी किसके लिए स्पेशल प्रोविजंस देता है, आसाम के लिए। अब स्पेशल प्रोविजंस की ये जो बात कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ आसाम, इसके अंदर है क्या, तो किसको, प्रेसिडेंट को, ये इंपॉर्टेंट है कि पावर किसको होती है, प्रेसिडेंट को पावर होती है यहाँ पे, ठीक है, किसको पावर होती है, प्रेसिडेंट को, किस चीज की होती है, कमिटी बनाने की, कमेटी बनाने की होती है, किस चीज के लिए, तो जो आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए ये क्या कर सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं, ठीक है, कौन बना सकता है, प्रेसिडेंट, क्लियर है। हम्म, अब ये जो वर्ड इंटरनेशनल लॉ है क्वेश्चन नंबर 71 में, तो ये फर्स्ट टाइम किसने स्टैब्लिश किया है, जेरेमी बेंथम। अब यहीं से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है पूछा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ के फादर कौन है, अगर वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं, इंटरनेशनल लॉ लॉ के फादर कौन है, तो कौन है, ह्यूगो ग्रोशियस जो है, ये कौन थे, फादर थे, किसके थे, इंटरनेशनल लॉ के। अगर वो फादर पूछते तो ये है, और अगर वो बोलते कि ये टर्म जो है ये फर्स्ट टाइम किसने यूज की है, कौन लेके आया है कि इंटरनेशनल लॉ जैसा भी कुछ होता है, तो ये जेरेमी बेंथम है, पर इन्होंने सिर्फ टर्म लेके आए थे, इसको डिफाइन और इसका पूरा बोलते हैं ना एक्सटेंशन नहीं किया था, तो ये किसने किया था, ह्यूगो ग्रोशियस ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद कर लेना। International law is the vanishing point of jurisprudence. Vanishing point means what? क्या होता है वैनिश, मतलब छुपा हुआ, जो दिखाई ना दे। तो ये बोल रहे हैं इंटरनेशनल लॉ जो है, जुरिस्प्रूडेंस जो कि स्टडी ऑफ लॉ है, उसका एक छुपा हुआ पार्ट है, मतलब जुरिस्प्रूडेंस में इंटरनेशनल लॉ को बहुत ज्यादा आपने क्या नहीं दी, अहमियत नहीं दी, मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया है, सिर्फ किसकी बात की है, पूरे के पूरे लॉ में कंटिन्यूअसली हम देखें तो लॉ 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 लॉ, पर जो इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, उसकी बात नहीं की हमने, इंटरनेशनल लॉ की नहीं की, छुपा हुआ ही किसका मानना था, ये था हॉलैंड का डेफिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, किस केस की बात करते हैं, बुर्किना फासो वर्सेस माली, ठीक है। अब ये कहाँ, किस सब्जेक्ट का है, इंटरनेशनल लॉ का है, ठीक है, तो ये जो केस है ये कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर रिपोर्ट किया गया था 1985 का। इसका जो पेज 6 है उसके अंदर की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट वाज अप्लाइड। अब ये जो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, एक सेकेंड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। आपका आर्टिकल 38 जो है किसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, आईसीजे का,
आईसीजे का कौन सा आर्टिकल 38 क्या बात करता है ये? तो ये बताता है सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये बताता है। ठीक है, इसी के अंदर एबीसी है, तो जो सी वाला पॉइंट है ये भी पूछ लेते हैं कभी। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा का पूरा आर्टिकल समझाऊं, पर इसमें पूछ लिया जाता है कि ए में क्या है, बी में क्या है, मैच द पेयर में, तो आप आर्टिकल 38 कंप्लीट याद कर लेना। ठीक है, तो इसका जो सी वाला है सोर्स, वो ये बताते हैं कि जो सोसाइटी के अंदर, ठीक है, सिविलाइज्ड स्टेट के अंदर या सोसाइटी के अंदर जनरल प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं, वो भी एक सोर्स है जहां से हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल लॉ को डेवलप करते हैं। तो अब उसके अंदर ये सारे वही जनरल प्रिंसिपल्स है। प्रिस्क्रिप्शन जो हमने देखा है कि 20 साल बाद प्रॉपर्टी उसी की हो जाती है जो यूज कर रहा होता है। ठीक है, रेस जुडिकाटा के एक ही चीज का केस आप दोबारा नहीं लगा सकते हैं, एक ही चीज की सजा दोबारा नहीं दे सकते। हमने सीपीसी में पढ़ा हुआ है। गुड फेथ में करे हुए काम में क्या होता है, डिफेंस ले सकते हैं, इक्विटी हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आपके जनरल प्रिंसिपल्स है जो कि रिकॉग्नाइज्ड किसने किए हैं, सिविलाइज्ड स्टेट ने। तो इनमें से कौन सा जो है पर्टिकुलर, वो बुर्किना फासो माली केस के अंदर हुआ था डेवलप। तो इक्विटी वाला जो है ये जनरल प्रिंसिपल्स इसके अंदर आया था। क्वेश्चन नंबर 74, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन एक्स्ट्राडिशन was adopted at Paris on 13th December 1957। ठीक है, अब कब ये यूरोपियन कन्वेंशन जो आया था, किसके ऊपर, एक्स्ट्राडिशन। अब जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बताती हूँ कि एक्स्ट्राडिशन क्या होता है। क्या होता है एक्स्ट्राडिशन? एक्स्ट्राडिशन मीन्स जब कोई भी क्रिमिनल, ठीक है, जब भी कोई भी क्रिमिनल ने, मानो इंडिया के अंदर, एग्जाम्पल से बताती हूँ, इंडिया के अंदर कोई क्राइम किया और क्राइम करने के बाद वो जाकर यूएसए में क्या हो गया, छुप गया। ठीक है, कहाँ पे क्राइम, कहाँ पे किया था, इंडिया में, यहाँ पे क्राइम किया था और यहाँ पे वो छुप गया। अब इनके यहाँ गया, अब हम यहाँ से जाके पकड़ के ला सकते क्या, नहीं। जुरिस्डिक्शन किसका लगता है, यूएसए का। तो एक ट्रीटी हुआ था यूरोपियन कन्वेंशन में कि हम जिनके साथ हमने ट्रीटी साइन कर रखी है, जितने भी हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है, जनरली हमने उनके साथ साइन कर रखी है, तो जब भी हमारे यहाँ से कोई क्राइम करके उनके यहाँ जाकर क्या करेगा, छुपेगा, तो वो कंट्री हमें क्या करेगी, उस क्रिमिनल को खुद से क्या करेगी, अरेस्ट करेगी और हमें वो लाकर दे देगी। इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, कि वो हमें वापस लाकर दे देगी, सौंप देगी कि आप इसको क्या कर सकते हो, पनिशमेंट दे सकते हो। ये होती है किसकी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। क्लियर है, समझ आया? अब ये ट्रीटी कब आई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1957। क्वेश्चन नंबर 75, which of the following articles of UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, टॉक्स अबाउट असाइलम। असाइलम क्या होता है, शरणार्थी। ठीक है, कौन सा, शरणार्थी के बारे में बात करता है। अब ये डिटेल में बहुत बड़ा टॉपिक है असाइलम का भी, दो तीन प्रकार के होते हैं, तो हम टॉपिक के साथ कवर करेंगे। तो ये कौन सा आर्टिकल में दिया है यूडीएचआर के, आर्टिकल 14। ओके, next, the General Assembly of the United Nations passed a resolution for uniting for peace resolution। अब जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स है, उसमें से एक ऑर्गन है जनरल असेंबली। तो जो जनरल असेंबली है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन, जनरल असेंबली ने क्या किया था, एक रिजोल्यूशन पास किया था। ठीक है, बिल होता है ना, वैसे ही रिजोल्यूशन होता है, उसमें पास किया था किस चीज के लिए, कि कुछ जो स्टेट्स है, इंटरनेशनल में हम कंट्रीज को स्टेट्स बोलते हैं, वो यूनाइट होंगे। यूनाइट मतलब इकट्ठा मिलकर क्या करेंगे, पीस अचीव, शांति को क्या है, स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ था, कब हुआ था, 3 नवंबर 1950 को। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, नया है कुछ। क्वेश्चन 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी काउंसिल। ठीक है, अभी हमने एक देखा था जनरल असेंबली, सेकंड ऑर्गन देख लो, यूनाइटेड नेशन से ही दो क्वेश्चन हो गए, है ना।
और नीचे ये देखो इकोसॉक भी दिख रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। मतलब सिर्फ यूनाइटेड नेशन से ही कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं। यूनाइटेड नेशन कंप्लीट कर लेना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे समझ आता है। तो अब ये क्या पूछ रहे हैं कि ये जो नीचे देख के रखे हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं है। तो इलेक्शन इलेक्टिव है क्या? हाँ, तो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलके काफी सारी पोस्ट का क्या करती है, इलेक्शन करवाती है, इलेक्ट करती है, चुनती है, ठीक है। सुपरवाइज भी करता है, कॉन्स्टिट्यूट भी करता है, डेलिब्रेटिव, ठीक है, विचारात्मक जो होता है या विमर्शकारी जो होता है बोल सकते हैं, वो काम ये नहीं करती, विमर्शकारी नहीं है ये, ठीक है, वो जनरल असेंबली करती है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है। अब इकोसॉक अभी हमने देखा, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर रिलेट्स टू कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब देखो यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है ना, वो पूरा जितने भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स है कैसे फंक्शन करेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में। तो ये बोल रहे हैं कि उसमें इकोसॉक कहाँ पे दे के रखा है, कौन सा आर्टिकल में इकोसॉक का कंपोजिशन होता है। तो ये होता है आर्टिकल 61 में। आप याद कर लेना सारे जनरल असेंबली कहाँ से कहाँ तक दे के रखा है, ये 61 से 72 तक दे के रखा है, कौन सा कहाँ से कहाँ तक देखा रखा है, चैप्टर नंबर सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हर एक की मैं एक्स्ट्रा डिटेल चीजें भी पढ़ाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसके लिए आप मुझसे डिटेल में पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। पैसिफिक मीन्स मतलब क्या होता है, पैसिफिक मीन्स शांतिपूर्ण ढंग से। मतलब क्या हुआ, बिना आप जो है प्रॉब्लम क्रिएट किए शांति से सेटल कर रहे हो किसको, इंटरनेशनली अगर दो कंट्री के भी डिस्प्यूट हो गए हैं तो उनको आप कैसे पैसिफिक मीन से सेटल कर रहे हो। तो इनमें से कौन सा मीन्स है जो शांतिपूर्ण नहीं है। इंक्वायरी, अब जांच पड़ताल तो सभी में होगी सॉल्व करने के लिए, गुड ऑफिसर्स भी सुन के ही समझ आ रहा है नहीं है, सत्य यत्न है ना। आर्बिट्रेशन भी क्या होता है कि उसके अंदर वो दोनों को आर्बिट्रेशन करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। रिटॉर्शन मतलब होता है प्रतिकार, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बदला। तो क्या ये शांतिपूर्ण है? नहीं। तो ये हो गया आंसर। कुछ तो लॉजिक के क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 80। Two additional protocols of the Geneva Convention of 1949। कौन सा है जेनेवा कन्वेंशन का? 1949, ठीक है, ठीक है। एंड रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स ऑफ इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, वो भी इंटरनेशनल। तो दो जो एडिशनल प्रोटोकॉल्स दिए थे जेनेवा कन्वेंशन 1949 के, किससे रिलेटेड, प्रोटेक्शन के लिए, किसके प्रोटेक्शन के लिए, विक्टिम्स के जो कहाँ पे इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में विक्टिम्स बने हैं। तो ये कब आया था? 8 जून 1977 में आया था ये एडिशनल प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81। Any man who monitors the use by a woman of the internet, email or any other forms of electronic communication, ठीक है। तो कोई भी इंसान जो मॉनिटर करता है मतलब देखता है, बार बार ध्यान रखता है वुमन की इंटरनेट की जितनी भी वेबसाइट्स है कि वो क्या डाल रही है, सोशल मीडिया साइट्स पे क्या डाल रही है, सारी चीजें, या ईमेल पे उसको बार बार मैसेजेस करता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करने का ट्राई करता है। तो ये कौन सा ऑफेंस है? तो ये है स्टॉकिंग। कौन सा स्टॉकिंग? क्योंकि असॉल्ट तो धमकाना होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट करना या वॉयरिज्म। वॉयरिज्म भी क्या है, आप जब किसी को सेक्सुअली एक्ट्स के दौरान देखकर आप जो है एक्साइट होते हैं तो वो होता है। तो अब ये दोनों चीजें, सेक्सुअल हैरेसमेंट और वॉयरिज्म, मिलते जुलते हैं, असॉल्ट धमकाना है। इसमें हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं,
तो स्टॉकिंग मीन्स फॉलो करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82। ए अ सर्जन इन गुड फेथ। कोई डॉक्टर है, ठीक है, गुड फेथ में कम्युनिकेट करता है पेशेंट को उसका ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव, मतलब वो ज्यादा टाइम नहीं जिएगा। कोई बड़ी बीमारी देख के पेशेंट को बताता है सर्जन कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। पेशेंट डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शॉक। अब जैसे ही वो सुनता है कि मैं मरने वाला हूँ, शॉक के कारण ही क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? तो क्या किया है? कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, नो ऑफेंस, नन ऑफ द अबव। ये नो ऑफेंस है। क्यों नो ऑफेंस है? क्योंकि सेक्शन 93, किसका सेक्शन 93? आईपीसी का। क्या बताता है? कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ये बताता है। क्या बताता है? कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। मतलब अगर गुड फेथ में आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ भी, ठीक है, किसी को बताते हो किसी के भले के लिए, और उसके कॉन्सिक्वेंस में कुछ होता है, तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। ये एक क्या है? एक्सेप्शन है, जनरल एक्सेप्शन। 3, ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन दी हाई रोड। हाई रोड पे आपको क्या कर, एक रिंग पड़ी हुई मिली, ठीक है, रोड पे एक रिंग थी, ठीक है, नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी और के पोजेशन में नहीं थी, रोड पे मिली है। ए बाय टेकिंग इट कमिट्स एन ऑफेंस ऑफ, अब उसने रोड से उठाई और वो रख ली। तो ये कौन सा ऑफेंस? चोरी है क्या? चोरी के लिए क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स है कि आप क्या करोगे, किसी के पोजेशन से उसको विदाउट उसकी कंसेंट के ले लेते हो, ठीक है, रिमूव करते हो। तो ये तो है नहीं, किसी के पोजेशन में था नहीं, ठीक है। ये क्या है? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपने मिस एप्रोप्रिएट कर दी किसी और की प्रॉपर्टी को, अपने यूज में लाने के लिए उसको रख लिया। मिसचीफ भी नहीं है। मिसचीफ में आप क्या करते हो, उसकी वैल्यू डिमिनिश करते हो। चीटिंग भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 84। Whoever is a ठग shall be punished with, अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ठग कौन होता है। ठग कौन होता है? तो तीन चीजें हैं जिससे ठग बनता है। हैबिचुअली कोई क्या कर रहा हो, हैबिचुअली, या तो वो रॉबरी कर रहा हो, ठीक है, या फिर क्या कर रहा हो, चाइल्ड स्टीलिंग कर रहा हो, ठीक है, या फिर मर्डर हैबिचुअली करता है वो। ये चीजें, ये तीन चीजें, तो उसको हम ठग बोलते हैं। अब आप सोचो, रॉबरी भी बड़ा क्राइम है ना। किसी के साथ आप क्या है, क्रिमिनल फोर्स यूज करके थेफ्ट कर रहे हो, रॉबरी, ठीक है, या उसको धमका के बिल्कुल नुकसान करके, चोट पहुंचा के एक बच्चा चोरी कर रहे हो या मर्डर कर रहे हो, वो क्या है, एक बार नहीं बार बार कर रहे हो, उसको ठग बोल रहे हो। तो अब ऐसी चीज, ऐसे क्राइम करने वाले को बाहर छोड़ेंगे, वो और कंटिन्यू मर्डर करता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या, कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए? समझ ही आता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी फाइन। पनिशमेंट फॉर फोर्जरी। फोर्जरी क्या होता है? कूटर रचना, कूट रचना। अब कूट रचना मतलब आप कुछ झूठी रचना, कोई फोर्ज मतलब झूठे डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्जरी। अब इसके लिए क्या कितनी पनिशमेंट है? तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाए, इसकी पनिशमेंट होती है आपकी 2 साल की, ठीक है, 2 years और विथ फाइन और बोथ। हु इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कहाँ डिफाइन है? सेक्शन, रिविजन करते चलो, 21 आईपीसी। अब बीएनएस हो गया है, ठीक है, पर ये क्योंकि वहीं के पर्सपेक्टिव से पूछा है तो हम उसे अलग से पढ़ेंगे, ये यहीं पढ़ेंगे। कौन नहीं होता है? तो एक आर्बिट्रेटर होता है, उसमें क्लियर लिखा है डेफिनेशन। म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, जज होता है। कौन नहीं होता है? म्युनिसिपल काउंसलर। क्वेश्चन 87। कंसीलिंग विथ इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर। आप क्या कर रहे हो? छुपा रहे हो। किस इंटेंशन से छुपा रहे हो? ताकि वो वेज वॉर डिजाइन कर सके कोई पर्सन। इसके लिए कहाँ पे सेक्शन दिया है? सेक्शन 123 ऑफ आईपीसी।
Coin is defined under which section of IPC? 230 ऑफ आईपीसी। हालांकि अब इनकी वैल्यू नहीं बची, हमें नए सेक्शन बीएनएस के आएंगे एग्जाम में तो वो याद करना है। ठीक है, 230 आईपीसी। अविल डिनोट्स, अविल क्या होता है? वसीयत। ठीक है, तो डिनोट्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, मतलब विल किसके लिए लिखी जाती है? वसीयतनामा, वसीयत दस्तावेजों के लिए। ठीक है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो एक पर्सन अपनी इंटरस्टेट लाइफ में जो है क्या करके जाता है? किसी के नाम लिख के जाता है। कोई प्रॉपर्टी आप ड्यूरिंग लाइफ किसी के नाम पर लिख के जाता है, उसको हम बोलते हैं विल या फिर टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, वसीयतनामा। Being a member of unlawful assembly is defined under which section? 141 से unlawful assembly start होती है। ठीक है, तो उसका मेंबर होना भी अपने आप में क्या हो जाता है? अनलॉफुल असेंबली का। लॉफुल है तब तक ठीक है, आप मेंबर बने। जैसे ही वो अनलॉफुल हुई और फिर भी आप अगर उसके मेंबर हो तो यू आर पनिश्ड अंडर सेक्शन 142 ऑफ आईपीसी। Next question, question number 91. The tortious liability of the government is recognized in Indian Constitution under tortious liability कहाँ दी है? आर्टिकल 300 में। ठीक है, क्वेश्चन 92. Which of the following is not a good example of vicarious liability? ठीक है, vicarious liability क्या होती है? जब एक्ट कोई और करता है और किसी और के ऊपर लाइबिलिटी आती है। ठीक है, लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल, ये है। तो किसमें पार्टनर एक की गलती दूसरे को भी क्या होगी? भुगतना पड़ेगी। तो ये मास्टर फॉर हिज सर्वेंट, मास्टर भी लाइबल होता है। ठीक है, और प्रिंसिपल फॉर हिज सर्वेंट, सर्वेंट के लिए प्रिंसिपल भी होता है। तो कौन नहीं होता है? सी। तो हमें आंसर जो है वो सी लगाना था। क्या होता है कर लिया हमने, सी। ठीक है, पेरेंट्स जो है उसके चाइल्ड के लिए लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं लगेगी। मास्टर सर्वेंट की लगती है, पार्टनर्स की लगती है, प्रिंसिपल और एजेंट की लगती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट प्रोवाइड्स नो फॉल्ट लाइबिलिटी? मतलब बिना गलती के भी आपने एक्सीडेंट किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाइबिलिटी उठानी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। ये सेक्शन है 140 नो फॉल्ट लाइबिलिटी का, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ठीक है, और हालांकि यहाँ कुछ एक्सेप्शंस दिए जाते हैं पर इसमें नहीं दिए इनके, इसीलिए एब्सोल्यूट है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94. इन केस ऑफ नॉन सेटिस्फैक्शन और अग्रीव्ड पार्टी। अब जब देखो अग्रीव्ड पार्टी जो है जिसके साथ गलत हुआ था, उसने कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस लगाया और जो ऑर्डर आया उससे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो वो कहाँ अपील कर सकता है? स्टेट कंज्यूमर कमीशन में। अब वो तो इसमें ही लिखा है, तो कितने दिन में कर सकता है? तो ये 30 डेज में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 95. अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट स्लैंडर इज एड्रेस टू द, अब देखो दो चीज होती है, स्लैंडर और लिबल। याद रखना, स्लैंडर जो होता है वो स्पोकन वर्ड से क्या होता है? डिफेमेशन होता है। लिबल जो होता है रिटर्न से होता है, ये तो हम पढ़े ही हैं, है ना? स्लैंडर जब मैंने बोला किसी के लिए कुछ गलत, तो वो क्या करेगा? उस चीज को दिमाग करेगा, बॉडी पे जाएगी, उसकी आंखों में दिखेगी उसको, या फिर सुनाई देगी? सुनाई देगी। ठीक है, एड्रेस टू ईयर, है ना? मैंने बोला कि तुम चोर हो, तो ये चीज उसने सुनी, सबने सुनी, तो इट्स एड्रेस टू ईयर। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट द लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट टॉर्ट फीसर्स आर इज, अब देखो दो लोगों ने मिलकर अगर गलती की है, टॉर्ट का क्या किया है? वायलेशन, तो उनकी लाइबिलिटी जॉइंटली भी होगी और सेवरली अलग अलग भी होगी। ठीक है, क्वेश्चन 97. द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ
a member of motor accident claims tribunal is that the member should be। अब अगर आपको मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल का मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है वो यहाँ पे पूछिए। जज ऑफ अ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट का जज, डिस्ट्रिक्ट का जज, और टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर आपके अंदर उतनी क्या हो एलिजिबिलिटी हो कि आप हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए एलिजिबल हो। तो ये चारों की चारों चीजें जो इन्होंने बोली है, एक दो और यहाँ पे दो बोल के रखी है, दो चीजों के लिए, हाई कोर्ट के लिए भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के लिए भी। तो ये सभी एनी ऑफ द अबव इनमें से कोई भी होगा तो चलेगा, ठीक है, मेंबर बनने के लिए। क्वेश्चन 98, पिजन होल थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय। पिजन होल थ्योरी किसने दी थी? सेलमन ने दी थी, ठीक है। सेलमन की डेफिनेशन सीधा सा ये बोलती है कि जितने नाम टॉट में दे करके रखे हैं, जैसे डिफेमेशन, असॉल्ट, बैटरी, ठीक है, ट्रेसपास, और जो भी दे करके रखे हैं, तो उनमें से किसी एक्ट को आपने किया है तो वो उस होल में गिरकर क्या हो जाएगा? टॉर्ट हो जाएगा। उसके अलावा किसी और एक्ट को हम क्या नहीं मानेंगे? टॉर्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये है पिजन होल थ्योरी, जो किसने दी है? सेलमन ने दी है, ठीक है। ये टॉर्ट्स होते हैं, इतने ही टॉर्ट्स होते हैं जितने दे के रखे, ठीक है। टू प्लीड द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। अगर हमें एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लेना है तो इनमें से कौन से नीचे जो प्रिंसिपल्स दे के रखे फुलफिल करने पड़ेंगे? तो ए है वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस। अब हम खुद ना करें, वो नेचुरली होना चाहिए जो भी एक्ट हो रहा है, तो ये तो है ही एक्ट ऑफ गॉड का। दूसरा, द ऑकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉट द वन विच कुड हैव बीन एंटिसिपेटेड। ऐसा होना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट जिसको हम सोच भी ना सके। तो अब बाढ़ आना एकदम से, है ना, उसके अलावा जमीन फटना, आग लग जाना, ठीक है, ये चीजें क्या हम एंटिसिपेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये किससे होती है? नेचुरल फोर्स से होती है, ठीक है। ऐसी कोई चीज एकदम से वॉल्केनो, ठीक है, कोलैप्स या कुछ भी ऐसा होता है, तो ये क्या होता है? नेचुरल फोर्स के द्वारा होता है, ड्रॉट पड़ना, ठीक है। तो ये सब नेचुरल फोर्स के द्वारा होता है, उसको हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, दोनों चीजें सच है। इट मस्ट बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन माइंड, और ह्यूमन माइंड उसके बारे में सोच भी नहीं सके और ना उसे वो कंट्रोल कर सके। अब आप बताओ, एकदम से अगर कोई कोरोना था, नेचुरल फोर्स था, ठीक है। अब ये बताओ, क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, या एकदम से बाढ़ आ जाती है हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? रोक सकते हैं क्या? नहीं, वी कांट कंट्रोल, ठीक है। तो इसीलिए ये चारों चीजें आएगी इसमें। नो वायलेशन ऑफ प्लेंटिफ्स, क्वेश्चन 100, नो वायलेशन ऑफ प्लेंटिफ्स लीगल राइट इज बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल ऑफ लीगल मैक्सिम। अब जहां पे आपका क्या नहीं हुआ है? प्लेंटिफ का लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब प्लेंटिफ को कोई इंजरी नहीं हुई, तो कौन सा है? डैमनम साइन इंजूरिया। डैमेज तो हुआ है, लॉस हुआ है, पर उसका क्या नहीं हुआ है? लीगल राइट क्या नहीं हुआ है? वायलेट नहीं हुआ है, ठीक है। डैमेज विदाउट इंजरी है ये, इसकी मैक्सिम ये है, ठीक है। अब 101 से 150 तक हम सेकेंड पार्ट में करते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा है, ठीक है। आई होप यू एंजॉय। थैंक यू, थैंक यू सो मच।